हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि हम सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इनडेफिनिट का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे किस तरह के वाक्यों में हम इस टेंस का प्रयोग करेंगे। अभी तक हमने ये पढ़ा कि प्रेजेंट इनडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होगा। मूल रूप से हमने ये पढ़ा है कि ता है, ती है, ते हो, ता हूं, आया है, तो प्रेजेंट इनडेफिनिट है। और उसका स्ट्रक्चर क्या है, अफर्मेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में क्या होगा, इंटरोगेटिव में क्या होगा, वो हमने पढ़ा। लेकिन अब हमको आज हमको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट देखना है कि कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जो देखने में प्रेजेंट इनडेफिनिट दिखेंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो देखने में प्रेजेंट इनडेफिनिट नहीं दिखेंगे, फिर भी उसको हम प्रेजेंट इनडेफिनिट में बनाएंगे या फिर सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। अब जरा यहां देखें, सिंपल प्रेजेंट और इंडेफिनिट दो शब्द मैंने लिखा है। अब जैसे यहां पे लिखा है अमित इज अ स्टूडेंट, अमित एक विद्यार्थी है, तो हम इसको सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इनडेफिनिट लगभग दोनों सेम है। तो अमित इज अ स्टूडेंट, अमित एक विद्यार्थी है, तो यहां पे इसको भी हम सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे या फिर प्रेजेंट इनडेफिनिट भी इसको मान सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इनडेफिनिट पर कोई ज्यादा अंतर नहीं है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमें ये देखना है कि अगर अब यहां पे देखिए अमित इज अ स्टूडेंट, अमित एक विद्यार्थी है, तो अमित क्या कर रहा है, यहां पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई कार्य नहीं हो रहा है, बस यहां होने की क्रिया हो रही है कि वह एक विद्यार्थी है। तो अमित इज अ स्टूडेंट, तो ये अमित एक विद्यार्थी है। यह अमित इज ऑनेस्ट, सुमित इज ऑनेस्ट, सुमित ईमानदार है। तो जब किसी व्यक्ति के बारे में कोई तथ्य बता रहे हैं कि वो क्या है, कैसा है, किस अवस्था में है, तो ये भी जो है ये प्रेजेंट में बताएगा, प्रेजेंट की बात बताएगा। मतलब अमित एक विद्यार्थी है या अमित ईमानदार है, या फिर कहा जाए कि तो इस तरह की चीजें जो होंगी वो सिंपल प्रेजेंट में आएंगी। और ये जो होंगे तो इस तरह के वाक्य भी जो है सिंपल प्रेजेंट में रखे जाएंगे। अब यहां पे आते हैं, अब कुछ और भी वाक्य हैं, या फिर अगर कहा जाए मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील है, यानी कि हर मनुष्य जो पैदा होता है एक दिन मरता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि मैन इज मॉर्टल, मनुष्य जो है मरणशील है, यानी कि दुनिया की हर चीज लगभग जो है वो क्या है, वो नाशवान है। तो मनुष्य क्या है, मैन इज मॉर्टल। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो कभी बदलती है, मतलब वो अस्थाई होती है, तो ये अस्थाई चीज है, तो ये जो है हम इसको भी इसमें रखेंगे। तो कुल मिला के कोई ऐसी चीज जहां पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है लेकिन है हो हूं का प्रयोग किया गया है, जैसे वह एक विद्यार्थी है, वह सुमित एक ईमानदार है, सुमित ईमानदार है, या फिर कहा कि मनुष्य नाशवान है, तो है पहले भी था, अभी भी है, भविष्य में भी रहेगा। जैसे हमने कहा कि सुमित इज ऑनेस्ट, तो यहां भी क्या है, ये भी एक अस्थाई चीज बता रहा है। अमित इज अ स्टूडेंट, ये भी लगभग अस्थाई ही है, तो ये अस्थाई चीज बताने वाली चीजें हैं। अब आगे बढ़ते हैं, निरंतर सत्य। निरंतर सत्य का मतलब ये कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पहले भी ऐसी ही थी, आज भी ऐसे हैं, भविष्य में भी ऐसी ही रहेंगी। जैसे अगर हम कहें कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है, सूर्य पूरब में उगता है। अब सवाल यह है कि आज के मतलब किसी भी समय जब से सूर्य है तब से सूर्य पूरब में ही उगता है, आज भी वही कंडीशन है और भविष्य में भी यही कंडीशन रहने वाला है, यानी कि इस कंडीशन में कभी कोई बदलाव होने वाला नहीं है। तो ऐसे वाक्य को हम आप ऐसे नहीं लिख सकते कि द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। अगर आप लिख दें कि द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट तो ये गलत हो जाएगा। द सन रोज इन द ईस्ट, ये भी गलत। तो कहने का मतलब कि ये जो चीजें हैं कि कोई चीज जो बिल्कुल अस्थाई है, जो कभी बदलने वाला नहीं, ये कभी बदलने, इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं बना सकते, इसको प्रेजेंट इनडेफिनिट में ही बनाएंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट। उसी तरह से सिद्धांत, कुछ चीजें होती हैं सिद्धांत, जैसे अगर कहा जाए वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, हमने कहा कि
पानी 100 सेंटीग्रेड पर उबलता है, तो ये भी क्या है, एक विज्ञान का सिद्धांत है। तो ये भी चीज कभी बदलने वाली नहीं है, हमेशा सत्य रहने वाली चीज है। तो कोई सिद्धांत अगर बताया जाए, कोई विज्ञान का कोई और भी सिद्धांत, किसी भी चीज से आधारित कोई सिद्धांत बताया जाए, तो वो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। और कोई ऐसी चीज जो कभी बदलने वाली नहीं, ये भी कभी बदलने वाला नहीं है, ये भी चीज कभी बदलने वाला नहीं है। तो ये जो पहले भी ऐसे था, आज भी ऐसा है, भविष्य में भी ये ऐसा ही रहने वाला है, इसलिए इनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो ये रहा। अब आगे हम देखते हैं नियमित होने वाले कार्य। अगर कोई ऐसी चीज है जो नियमित होती है, या तो रोज होती है, या हर हफ्ते में होती है, या फिर महीने में एक बार होती है, 2 बार होती है, या फिर कहा जाए कि साल में 1-2 बार हो जाता है, तो ऐसी चीजें हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। जैसे अगर कहा जाए आई गो टू स्कूल डेली, मैंने लिखा आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल जाता हूं, तो रोज स्कूल जाता हूं, ये रोज हो रहा है। तो अब आप ये नहीं लिख सकते कि आई एम गोइंग टू स्कूल डेली, नहीं, गलत होगा। ये जो काम रोज हम करते हैं, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बनाएंगे, तो वो सेंटेंस हमारा गलत होगा। अगर हम ये कहें कि वह रोज स्कूल जा रहा है, तो आप इसको भले ही लिखा है कि वह रोज स्कूल जा रहा है, लेकिन हम उसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यानी कि अगर इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बना दें, अगर हम लिख दें आई एम गोइंग टू स्कूल डेली, तो ये सेंटेंस आपका गलत होगा। तो कोई काम जो रोज होता है, तो ऐसे वाक्य को आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नहीं बनाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। अगर वर्तमान में अगर काम रोज हो रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से अगर कहा जाए आई गो टू मार्केट एवरी संडे, हमने लिखा आई गो टू मार्केट एवरी संडे, हाँ, मैं हर रविवार को बाजार जाता हूं, ठीक है, रोज नहीं जाता हूं, हर रविवार को जाता हूं, तो बीच बीच में ये रोज होता है, ये काम रोज हो रहा है, तो ये तो सही है भाई, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया। ये भी काम रोज तो नहीं होता है, लेकिन हर संडे होता है, हफ्ते में 4 बार होता है। तो उसी तरह से अगर हम ये लिखें कि आई गो टू मार्केट एवरी मंथ, तो ये भी सही है, यहां भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि यहां भी अगर हम यहां कंटीन्यूअस में बनाते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, तो ये गलत हो जाएगा। तो उसी तरह से, तो अगर प्रेजेंट में कोई काम रोज होता है, या हर सप्ताह में होता है, हर महीने होता है, या साल में 2 बार 4 बार हो जाता है, तो ऐसे वाक्यों को जो रूटीन में है, जो या तो रोज होता है या बीच बीच में होता रहता है, तो ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। अगर वो प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो वर्तमान की बात कर रहा है। तो आगे बढ़ेंगे। ये नियमित होने वाला कार्य, यानी कि या तो रोज हो रहा है वर्तमान में, या फिर बीच वर्तमान में वो रुक रुक के हो रहा है, तो ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। अगर उसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बना रहा है या फिर अन्य टेंस में बना रहा है, तो वो सेंटेंस हमारा गलत माना जाएगा। अगला सेंटेंस हमारा है अधिकार सूचक वाक्य। अगर किसी चीज पर कभी कभी अधिकार दिखाना हो वर्तमान में, तो वर्तमान में अगर किसी चीज पर अधिकार दिखाना हो, तो हम वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। जैसे अगर कहा जाए कि दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, या ही owns a car, he has a car। अब यहां पे देखिए, ये अधिकार बता रहा है, अगर वर्तमान में किसी चीज पर हमको अधिकार दिखाना है, जैसे कहा जाए कि दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, तो ये अधिकार दिखा रहा है, इस घर से मेरा संबंध है, यानी कि यह घर मेरा है। यहां पे कहने का मतलब हम अधिकार दिखा रहे हैं। तो वर्तमान में अगर किसी चीज पर अगर हमको अधिकार दिखाना है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करेंगे। दिस हाउस बिलोंग्स मतलब संबंध रखना या अधिकार रखना, ठीक है। उसी तरह से कहा जाए कि ही ओन्स का मतलब ही होता है अधिकार रखना,
ही वॉन्ट्स अ कार, वह एक कार रखता है या उसकी एक कार है। या फिर कहा जाए कि ही हैज अ कार, उसके पास या उसकी एक कार है। तो कहने का मतलब कि कार पर, यहां पे दोनों पे क्या है, कार पर अधिकार किसका दिखाया, इसका दिखाया। ही वॉन्ट्स अ कार, ही हैज अ कार, उसकी एक कार है या वह एक कार रखता है या उसकी एक कार है। दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, यह घर मुझसे संबंधित है, यानी कि यह घर मेरा है, यानी कि यहां भी हम अधिकार दिखा रहे हैं। तो देखिए अगर अधिकार दिखा रहे हैं, अब इसको आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नहीं बना सकते, तो ऐसे नहीं लिख सकते कि दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, गलत होगा। ही इज ओनिंग अ कार, ये भी गलत होगा। ही इज हैविंग अ कार, ये भी गलत होगा। यहां पे ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, ये प्रेजेंट इनफिनिट में ही बनेंगे। अधिकार दिखाने के लिए भी हम प्रेजेंट इनफिनिट का प्रयोग करेंगे वर्तमान में। वर्तमान में अगर अधिकार हमको दिखाना है तो वहां भी हम प्रेजेंट इनफिनिट का प्रयोग करेंगे। अगला हमारा सेंटेंस है इंद्रियों से होने वाले कार्य। अगर इंद्रियों से होने वाले कार्य जैसे देखना, जैसे मान लीजिए कि हो गया सी हियर, सुनना, फील, थिंक, होप, स्मेल, रिकॉग्नाइज, उसी तरह से और भी चीजें हो सकती हैं। इस तरह के बहुत से सेंटेंस हैं, जैसे नो, जैसे अगर कहा जाए, अब ये सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो ज्यादातर पे, जैसे हम आंख से कोई चीज देख रहे हैं तो जनरली, हमेशा की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जनरली यानी अधिकतर, सामान्यतः ऐसे अगर वर्ब है तो इनको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नहीं बनाते हैं, हम ज्यादातर पे इसको प्रेजेंट इनडेफिनिट में ही बनाते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि मैं उसे जान रहा हूं, मैं उसे जान रहा हूं, देखने में लग रहा है कंटीन्यूअस, देखने में लग रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, लेकिन नहीं, हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। जनरली ऐसे जो वर्ब है उनका यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करते हैं। जैसे आई, मैं उसे जान रहा हूं, आई नो हिम, यहां आई नो हिम। जैसे अगर कहें कि मैं उसे देख रहा हूं तो आई एम सीइंग हिम नहीं, हम लिखेंगे आई सी हिम, आई सी हिम। अगर हम कहें मैं उसके बारे में सोच रहा हूं, आई थिंक ऑफ हिम, आई थिंक ऑफ हिम। आई एम थिंकिंग नहीं लिखेंगे, आई थिंक ऑफ हिम। मतलब मेरे कहने का मतलब कि ये जो वर्ब है ना, ये जनरली इनको हम इनका यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नहीं करते हैं। अगर हम लिखें कि द रोज स्मेल्स स्वीट, गुलाब अच्छा सुगंध देता है, मधुर मतलब अच्छा सुगंध देता है। तो अब ये देखिए, अब यहां पे हम इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बनाते हैं तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इनको हम जनरली इंडेफिनिट में ही यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इसका यूज नहीं करेंगे। तो ये हो गया, देखने में भले ही कंटीन्यूअस लग रहा हो, लेकिन हम अगर वाक्य कंटीन्यूअस में है तो भी हम अधिकतर हम यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट से इसको बनाते हैं। जैसे अगर कहा जाए अब यहां पे मैंने लिखा, मैं महसूस कर रहा हूं कि वह एक चोर है, मतलब मुझे अनुभव हो रहा है कि वह एक चोर है। अब देखिए, मैं महसूस कर रहा हूं, देखने में प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर नहीं, ता है, ती है, ते है नहीं,
लेकिन फिर भी ये यहाँ पे फील शब्द का यूज होगा, तो यहाँ पे हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं बनाएंगे, तो लिखेंगे आई फील, आई एम फीलिंग नहीं लिखेंगे, आई फील दैट ही इज अ थिफ। तो यहां पे हमने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं बनाया, बल्कि देखने में कैसा लग रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिख रहा है, लेकिन हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए। तो ऐसे शब्दों को, ऐसे वर्ब को जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं बनाएंगे। देखने में भले ही कंटिन्यूअस दिख रहा हो, लेकिन कंटिन्यूअस में नहीं, इंडेफिनिट में बनाएंगे। अगला सेंटेंस हमारा है पूर्व निर्धारित योजना। पूर्व निर्धारित योजना मतलब क्या है? भविष्य में कई बार ऐसा लगेगा, जैसे अगर कहा जाए कि कल ट्रेन 4 बजे शाम को आएगी। मैंने लिखा कल ट्रेन शाम को 4 बजे, कल ट्रेन 4 बजे शाम को आएगी। अब ये देखने में कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस। गागेगी मतलब फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो अब देखिए, देखने में तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट दिख रहा है, लेकिन अगर भविष्य की कोई योजना बताया जाए, कोई भविष्य की पूर्व निर्धारित योजना बताई जाए, तो देखिए योजना दो तरह की होगी। एक योजना वो होगी जो पर्सनल होगी, एक योजना वो होगी जो पर्सनल होगी। पर्सनल का मतलब मैं कल कानपुर जाऊंगा, ये पर्सनल है। तो ये जो योजना है ना, इसके फिक्स, इसका जो एक तरीके से देखा जाए तो ये उतना फिक्स नहीं है, ये टल भी सकता है। हमारी जो योजना है ये उतनी फिक्स्ड नहीं है, ये उतना रिलायबल नहीं कि हम इसको जो है इसको पूर्व निर्धारित योजना मान लें। ये हमारी जो योजना है टल भी सकती है। लेकिन अगर कोई योजना ऐसी है जो ऑफिशियल है, जैसे अगर कहा जाए कि कल ट्रेन 4 बजे शाम को आएगी, तो ट्रेन का समय बदलने का चांस कम है कि ज्यादा है? कम है, ठीक है ना। तो ट्रेन के समय बदलने का चांस कम है, ठीक है ना। अगर कहा जाए कि कल फ्लाइट 10 बजे सुबह उड़ान भरेगी, तो क्या लगता है इस फ्लाइट का उड़ान, ये प्लेन की फ्लाइट करने की जो समय सारणी है, इसके बदलने का चांस है, कम है कि ज्यादा है? कम है। लेकिन अगर हम ये कहें, लेकिन वही चीज है जो पर्सनल हो जाएगा। अब जैसे अगर कहा जाए कि प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट में है। तो क्या लगता है, प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है उसके टलने की संभावना कम है या ज्यादा है? कम है या ज्यादा? प्रधानमंत्री के कल जाने का जो कार्यक्रम है, क्या उसके टलने की संभावना कम है या ज्यादा? कम है। तो ऐसे वाक्य, ऐसी योजना जो एक तरीके से देखा जाए कि जिसके टलने की संभावना कम है, वो फिक्स्ड है, मतलब उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि वो टलेगी नहीं, ठीक है ना, यानी टलने की संभावना कम है। तो एक तरीके से देखा जाए ऑफिशियल प्लान, इसको कह सकते हैं ऑफिशियल प्लान। तो वहां पे हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं बनाएंगे। अगर पर्सनल है तो वहां पे क्या है कि उसको हम तय नहीं कर पाएंगे कि उसको नॉर्मल फ्यूचर माने, ठीक है ना, या फिर हम उसको पूर्व निर्धारित योजना माने, वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन का चांस होता है। लेकिन अगर ऑफिशियल प्लान है तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। बात को समझ आ रही है? तो हम यहां लिखेंगे द ट्रेन, अब यहां देखिए आएगी, फ्यूचर इंडेफिनिट है लेकिन बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। द ट्रेन कम्स एट 4 AM टुमारो। हाँ, एक चीज ध्यान रहे कि यहां पे जो एडवर्ब होगा, समय बताने वाला जो एडवर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम जो होगा, वो फ्यूचर एक्शन को बताएगा। यहां पे यस्टरडे कर देंगे तो गलत हो जाएगा, यहां पे टुमारो ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमने लिखा है द ट्रेन कम्स एट 4 AM टुमारो। अगर हम लिखें कि प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, तो यहां पे क्या लिखेंगे द PM, शॉर्ट में लिख रहे हैं, गोज टू अमेरिका टुमारो। तो देखिए, ये प्रधानमंत्री के जाने का जो कार्यक्रम है, इसके टलने की संभावना क्या है? कम है या ज्यादा? कम है।
ये ऑफिशियल प्लान है, ऑफिशियल प्लान है, तो यहाँ पे हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। पर्सनल प्लान जो होता है वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन का चांस होता है, इसलिए उसको हम इसमें ना रखें, ठीक है। लेकिन अगर जो ऑफिशियल प्लान है उसको निश्चित रूप से देखने में फ्यूचर में दिखेगा। अच्छा एक बात, अगर ये इसको ऐसे बोलेंगे क्या कि कल प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं, कल की बात है तो जाएंगे बोलेंगे, लेकिन हम उसको बनाएंगे किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो कोई ऐसा ऑफिशियल प्लान है? अगर कहा जाए कि कल स्कूल खुलेगा, कल स्कूल खुलेगा, देखने में फ्यूचर इंडेफिनिट है, लेकिन बनाएंगे इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि स्कूल खुलने का जो टाइम दिया है उसके टलने का चांस कम है, वो ज्यादा उसको उसमें अस्थायित्व ज्यादा है, ठीक है ना, उसके टलने की संभावना कम है, इसलिए हम उसको बनाएंगे। वो पर्सनल नहीं है, स्कूल खुलने का जो टाइम टेबल है वो पर्सनल नहीं है, तो पर्सनल है तो वहां पे टलने की संभावना ज्यादा है। हाँ, अगर आपको लगता है कि उसकी वो ज्यादा अस्थायी आपको लगता है तो उसको आप बना सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन अगर ऑफिशियल प्लान है तो उसको निश्चित रूप से उसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बात समझ में आई है? ठीक है, उसको फिर देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। न्यूज हेडलाइंस, न्यूज हेडलाइंस, अब जरा देखिएगा न्यूज हेडलाइंस में क्या है। जैसे कर न्यूज हेडलाइन आप अखबार पढ़े होंगे, अखबार में मोटे अक्षरों में लिखा जाता है। पहले मोटे अक्षरों में क्यों लिखा जाता है? ताकि अखबार पढ़ने वाला का दिमाग तुरंत उस पर जाए, ठीक है ना, उसको हाईलाइट करने के लिए न्यूज हेडलाइंस। तो जो न्यूज हेडलाइंस होता है ना, उसमें पास्ट की घटना को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाया जाता है। जैसे अगर कहा जाए कि अब हमने यहां पे यही लिख दिया, पीएम गोज टू अमेरिका, पीएम रीचेज अमेरिका। अब इसका मतलब क्या होगा? पीएम रीचेज अमेरिका, पीएम अमेरिका पहुंचे, पहुंचे कौन सा टेंस हुआ? पहुंचे, ये आपका पास्ट टेंस है। प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचे, तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पहुंचे मतलब होने वाला है कि हो रहा है कि हो चुका है? हो चुका है, पास्ट की घटना है, ये पास्ट की घटना है, लेकिन हम इसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिएगा, अगर कोई न्यूज हेडलाइंस जो होता है वो भूत की घटना को भी बताएगा, भूतकाल की बीते हुए समय की अगर घटना बताएगा, पास्ट एक्शन भी अगर बताएगा, तो जो न्यूज हेडलाइन होगा वो किसमें होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बात समझ में आई है? दूसरी चीज कि यहां पे आर्टिकल का यूज, आर्टिकल मतलब द, ए, एन, इनका यूज बहुत कम करते हैं, इनका यूज बहुत ही कम करते हैं। बात समझ में आई है? ठीक है, पहली बात कि न्यूज हेडलाइंस जो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यहां पे आर्टिकल का यूज बहुत कम से कम किया जाता है, और सहायक क्रियाओं का भी प्रयोग बहुत कम से कम किया जाता है। जैसे अब अगर लिखना है हमको 3 पर्सन्स were killed in a road accident। क्या लिखना है? 3 persons were killed in a road accident। एक रोड एक्सीडेंट में 3 लोग मारे गए। ठीक, अब देखिएगा, अब लिखना है तो हमको न्यूज हेडलाइन में लिखना है, ठीक है, तो न्यूज हेडलाइन में इसको शॉर्ट में करना है। दूसरी चीज क्या क्या हटा देंगे, यहां लिखेंगे 3, ठीक है ना, यहां लिखे किल्ड इन रोड एक्सीडेंट। मतलब हमारा कहने का क्या है? 3 किल्ड इन अ रोड एक्सीडेंट। देखिएगा, इसको हमने इसको भी शॉर्ट में लिख दिया, यहां ऐसे लिखा, इसको हटाया, इसको भी हटा दिया। मतलब क्या है? न्यूज हेडलाइन को शॉर्ट में लिखना है, शॉर्ट में,
कम से कम शब्दों में लिखना है। तो कम से कम शब्दों में लिखना है तो उसको ज्यादा किस तरह से हम शॉर्ट में, अभी ये थोड़ा बड़ा हो रहा था, ऐसे लिख दिया, इसको लिख दिया 3 किल्ड, 3 मारे गए, मतलब क्या हो गया, ये इसको भी हमने हटा दिया तो इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया। तो यहां भी क्या है कि आर्टिकल का और हेल्पिंग वर्ब का यूज बहुत कम से कम करेंगे, किसमें, न्यूज हेडलाइंस में। दूसरी चीज कि किसमें बनाएंगे, प्रेजेंट इनडेफिनिट। अब देखिए किस टेंस में था, पास्ट इनडेफिनिट में, पास्ट इनडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, तो पास्ट, अभी तो हमने कहा ना कि न्यूज हेडलाइंस को प्रेजेंट इनडेफिनिट में बनाएंगे, तो प्रेजेंट इनडेफिनिट में बनाएंगे तो ये हमने, अब ये प्रेजेंट इनडेफिनिट में बनाना है तो ये इसको हटा दिए, अब इसको हटा दिए तो पता ही नहीं चलेगा। अगर यहाँ पे ई जा रहे हैं, अब यहाँ ई जा रहे में होगा, क्या होगा उससे नहीं मतलब है। ये हमने पास्ट इनडेफिनिट की घटना, ये देखिए ये न्यूज हेडलाइन नहीं, ये घटना यही लिखना था तो इसको हटा दिया, इसको मैंने हटा दिया, इसकी जगह पे ये लिख दिया और इसको 60 में मैंने लिख दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या कि न्यूज हेडलाइंस जो होगा प्रेजेंट इनडेफिनिट में होगा। दूसरी चीज की 60 में लिखे, बहुत कम से कम शब्दों में, वहां पे सहायक क्रिया को हटाए, सहायक क्रिया को बहुत कम से कम लिखेंगे और जो आर्टिकल होगा उसको भी कम से कम लिखेंगे, जिससे हम कम शब्दों में अपनी बातों को रख सके, हम चीजों को हाईलाइट कर सके, इसलिए जो है 60 में लिखा जाता है। तो ये रहा न्यूज हेडलाइंस। अब हम आते हैं, अब स्पोर्ट कमेंट्री, खेल में कमेंट्री होती है, तो आंखों देखा हाल बताने के लिए, कभी कभी उसको जोरदार बनाने के लिए, कभी कभी क्या, जनरली उनके लिए हम किसका यूज करते हैं, स्पोर्ट कमेंट्री। अभी लिखा जाए कि जैसे मान लीजिए रोहित hits the ball and it goes across the boundary। अब देखिएगा, रोहित ने बॉल को मारा कौन सा टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट इनडेफिनिट हो गया, मतलब पास्ट टेंस हो गया, अभी खत्म हुआ तो इसको प्रेजेंट इनडेफिनिट में बनाना चाहिए, ठीक है ना। तो रोहित ने गेंद को मारा, तो ये तो हो चुका है तो इसको अभी जल्दी ही हुआ है तो इसको बनाना चाहिए किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना चाहिए। देखिए ये बनेगा किसमें, प्रेजेंट इनडेफिनिट। इसको जोरदार बनाने के लिए, थोड़ा सा इसको और मतलब एक तरीके से जीवंत बनाने के लिए, ऐसे वाक्यों को जोरदार बनाने के लिए हम जो घटना हो चुकी है उसको भी हम प्रेजेंट इनडेफिनिट में बना देते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि जो कमेंट्री होगी, चाहे क्रिकेट की कमेंट्री कहिए, हॉकी की कहिए, फुटबॉल की कहिए, और किसी खेल की कमेंट्री कहिए, वहां भी जो है हम बीते हुए, यानी कि जो एक्शन हो चुके हैं उसको भी हम प्रेजेंट इनडेफिनिट में बना देते हैं। यानी कि रोहित हिट्स द बॉल एंड इट गोज अक्रॉस द बाउंड्री। रोहित ने बॉल को मारा, बीत चुका है, मारते हैं ये नहीं लिखा है, मारा, इसका मतलब हो गया मारा, एंड इट गोज अक्रॉस द बाउंड्री, और ये कहां गई, बाउंड्री के पार गई, ठीक है ना। तो अब ये जो है, ये भी जो है हमने इसको भी प्रेजेंट इनडेफिनिट में बनाया, इसको भी प्रेजेंट इनडेफिनिट में बनाया। तो कुल मिला के स्पोर्ट कमेंट्री में भी हम प्रेजेंट इनडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, किस लिए, बीते हुए एक्शन के लिए, जो एक्शन हो चुके हैं उनके लिए भी हम प्रेजेंट इनडेफिनिट का प्रयोग करते हैं स्पोर्ट्स कमेंट्री में। अब आगे, अब आते हैं यहां पे, इसको हम बाद में देखेंगे, ये थोड़ा लंबा होगा, पहले इसको देखते हैं। भूतकालीन घटना, कभी कभी इतिहास की भूतकालीन घटनाओं को भी कभी कभी हम जो है क्या कर देते हैं, उसको भी प्रेजेंट इनडेफिनिट में बना देते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि नाउ, हम इसको देख रहे हैं, भूतकालीन घटना, नाउ बिगिंस द मुगल एरा, नाउ बिगिंस द मुगल एरा। अब मुगल काल शुरू होता है, मुगल काल अभी शुरू होता है, बहुत पहले शुरू हुआ, बहुत पहले समाप्त हो गया। कब शुरू हुआ, 1526 में शुरू हुआ था और बहुत पहले समाप्त भी हो गया। तो अब इसको हम कभी कभी उसको भी जो है उसको भी एक तरीके से जोरदार बनाने के लिए कभी कभी भूतकालीन घटनाओं को भी हम प्रेजेंट इनडेफिनिट में बना देते हैं, ठीक है ना।
तो अब लिखा नाउ बिगिंस द मुगल एरा। जैसे हम उसको स्टडी कर रहे हैं, हम मुगल एरा को, या फिर मान लीजिए कोई इसके पहले वाले सल्तनत काल को हम पढ़े, अब उसके बाद से हम मुगल एरा में एंट्री कर रहे हैं। तो अब वहां पे हम उसको ये नहीं बोले कि द मुगल एरा स्टार्टेड इन 1526, ऐसे नहीं बोले, हम ऐसे बोल दिए कि नाउ बिगिंस द मुगल एरा, कि मतलब अब मुगल काल शुरू होता है। ठीक है ना। तो यानी कि कभी कभी भूतकालीन घटना को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देते हैं। बात समझ में आ गई। अब यहां आते हैं एक चीज और, अब इसको देखें जरा। अगर हियर और देयर से शुरू होने वाले विस्मय बोधक वाक्य, विस्मय बोधक वाक्य मतलब जिसमें एक होता है ये ऐसे चिन्ह, ठीक है ना। तो विस्मय बोधक वाक्य अगर हियर और देयर से शुरू होता है तो उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। जैसे अगर कहा जाए हियर कम्स द ट्रेन, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये लो ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई, आ तो चुकी है ना, ये लो ट्रेन आ गई, आ जाती है नहीं लिखा है, ये लो ट्रेन आ गई। स्ट्रक्चर तो कुछ और है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर तो दिख नहीं रहा है, तो हमने लिखा हियर कम्स द ट्रेन, ये लो ट्रेन आ गई। ठीक है ना, स्ट्रक्चर कुछ और है। तो अब यहाँ पे हम इसको शुरू किए हियर से, तो या अब हमने इसको बनाया प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर कहा जाए दे आर गोज द बस, ये लो बस चली गई, दे आर गोज द बस, ठीक है, पास्ट टेंस है, हो गया, जाने की क्रिया संपन्न हो गई, लेकिन फिर भी इसको बनाया किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। उसी तरह से अगर कहा जाए हियर रिंग्स द बेल, ये लो घंटी बज गई, ये लो घंटी बज गई। अब इसको भी विस्मय बोधक वाक्य है, हियर रिंग्स द बेल। अब इसको भी हमने हियर से शुरू किया। तो अगर भूतकालीन घटना मतलब भूतकाल में हुए एक्शन, विस्मय बोधक वाक्य को भूतकालीन, अगर उसको हम हियर या देयर से शुरू करते हैं, जो एक्शन हो चुका है विस्मय बोधक वाक्य है, अगर वो देयर या हियर से शुरू करते हैं तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो ये सब कुछ हो गया है। अब आपको एक चीज और पढ़ना है, दो उपवाक्य में से कोई एक। अब देखिए, अगर फ्यूचर टेंस के दो उपवाक्य हैं, फ्यूचर टेंस के दो उपवाक्य मतलब दो वाक्यों को जोड़कर अगर एक वाक्य बना देंगे तो वह दोनों वाक्य अब क्या कहलाएंगे? उपवाक्य कहलाएंगे। ध्यान से सुनिए। जैसे आएगा, जैसे कहा जाए कि वह आएगा, मैं उसकी मदद करूंगा। मैंने लिखा वह आएगा, मैं उसकी मदद करूंगा। ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दें, यदि वह आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। अब देखिएगा दोनों अलग अलग वाक्य हैं। एक ये है मैं, वह आएगा, अब फिर मैंने कहा ये आपका यहां पे विराम हो गया, वाक्य पूरा हुआ, मैं उसकी मदद करूंगा, यहां भी वाक्य पूरा हो गया। अलग अलग वाक्य है, वह आएगा, अब फिर मैंने कहा कि मैं उसकी मदद करूंगा। दोनों अलग अलग वाक्य हैं। जब इन दोनों को, अब यहाँ पे ये वाक्य है, ये भी एक वाक्य है, ये भी वाक्य है, यानी कि सेंटेंस जिसको बोलते हैं। अब यही जब दोनों को एक साथ जोड़ के एक वाक्य बना देंगे, दोनों को जोड़कर, तब ये भी दोनों क्या कहलाएंगे? तब ये उपवाक्य कहलाएंगे। इंग्लिश में उसको क्लॉज बोलेंगे। तो अगर ये यदि से शुरू हुआ, यदि वह आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा, यदि वह आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। देखिएगा अब ये क्या हो गया, ये दोनों उपवाक्य बन गए। यहां पे दोनों अलग अलग वाक्य थे, सेंटेंस थे। अब ये दोनों एक दूसरे, दोनों को जोड़ के मैंने एक वाक्य बनाया। अब ये क्या हो गया? उपवाक्य हो गया। इंग्लिश में क्लॉज होगा। एक क्लॉज ये हुआ और एक क्लॉज ये हुआ। ठीक है। तो ये यदि, इफ मतलब यदि, इन केस, की दशा में, की दशा में, जैसे अगर कहा जाए उसके आने की दशा में मैं उसकी मदद करूंगा।
उसके आने की दशा में मैं उसकी मदद करूंगा, या यदि वह आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। ये दोनों का मतलब एक ही है, इफ, इन केस, अनलेस। अनलेस इसमें यदि नहीं, इसका मतलब होता है यदि नहीं। जैसे हम कहें कि यदि वह नहीं आएगा मैं उसकी मदद नहीं करूंगा, तो यदि वह नहीं आएगा तो मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। तो ये अनलेस, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। इन दोनों का मतलब यदि से है, इफ और इन केस। और ये समय सूचक वाक्य, जैसे जब वो आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा, उसके आने तक मैं उसका इंतजार करूंगा, उसके आने से पहले मैं स्कूल जाऊंगा, उसके आने के बाद मैं स्कूल जाऊंगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे देखिए समय सूचक, जैसे कहा जाए व्हेन, जब, आफ्टर, बाद, बिफोर, पहले, टिल, तक, अनटिल, जब तक नहीं। तो ये जो समय सूचक शब्द है, अगर कोई समय सूचक अगर कोई कंजंक्शन है तो वहां पे हम क्या करेंगे, अगर सेंटेंस फ्यूचर टेंस में, देखिएगा देख तो रहा है फ्यूचर टेंस में दिख रहा है, तो अगर कोई ऐसे वाक्य, अगर दो उपवाक्य हो और फ्यूचर टेंस के अगर दो उपवाक्य हो, उनमें से कोई एक इनसे शुरू होता है, इफ से, इन केस, अनलेस, या समय सूचक शब्द। समय सूचक शब्द मतलब इफ नहीं, व्हेन, आफ्टर, बिफोर, टिल, ठीक है ना, फिर उसी तरह से कुछ और भी हो इसी तरह का, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, तो ऐसे उपवाक्य को भी हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जरा देखिएगा, अब यहां पे मैंने लिखा यदि, अगर यहां जब हो तो क्या लिखेंगे, जब के लिए लिखेंगे व्हेन, यदि लिखा है तो क्या लिखेंगे इफ। यदि नहीं होता है, यदि वह नहीं आएगा, यदि वह नहीं आएगा तो हम क्या लिखते तब, अनलेस, अनलेस। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर लिखा हो जब वो आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा तो लिखेंगे व्हेन, यदि वो आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा लिखेंगे इफ, यदि वो नहीं आएगा तो मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो अनलेस, यदि नहीं के लिए अनलेस। और यहां पे तब इसको बनाएंगे किस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर दो फ्यूचर टेंस के दो उपवाक्य में से कोई एक उपवाक्य इफ से, इन केस से, इफ, इन केस, अनलेस या समय सूचक शब्द से अगर शुरू होता है तो उसको हम बनाएंगे उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे इफ, अब चलिए हम सबको मिटा देते हैं, एक को देख लेते हैं। जैसे यदि वह आएगा तो लिखेंगे इफ ही कम्स, किसमें बना रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। बात समझ आ गई। इफ ही कम्स बनाना किस में चाहिए था आपके अनुसार, इफ ही विल कम। इसका मतलब है इफ ही विल कम, ही विल कम। इसका मतलब है इफ ही कम्स का मतलब है इफ ही विल कम, इफ ही कम्स। अब इसको बनाएंगे फ्यूचर में तो लिखेंगे आई विल हेल्प हिम। तो इफ ही कम्स आई विल हेल्प हिम, व्हेन ही कम्स आई विल हेल्प हिम, या तो इस तरह की चीजें हम बनाते हैं। तो ऐसे हमने यही कहा कि अगर फ्यूचर टेंस के दो उपवाक्य है उनमें से कोई एक, तो इनसे जो शुरू होंगे उपवाक्य उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो इस तरह से आज हमने ये देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कहां कहां करना है। अब आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में।